ओके क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके जी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर रहे थे P2P नेटवर्क का, विच इज नो सेंट्रल लोकेशन और एक्सेस ऑफ डाटा। डाटा कहीं एक किसी सेंट्रल सिस्टम पे लोकेट नहीं है, हर डिवाइस में अलग अलग डाटा है और वो सारी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कोई एक सेंट्रल लोकेशन नहीं है जिसमें हमारा डाटा शेयर है और कोई सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं है जहाँ से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर बेस्ड सर्वर बेस्ड नेटवर्क कौन से होते हैं हमारे पास? सर्वर बेस्ड नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं हमारे पास जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मींस सर्वर इज द की टू दिस टाइप, जिसमें एक सेंट्रल सर्वर है जिसमें तमाम की तमाम कैपेबिलिटीज, तमाम की तमाम डाटा, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम की तमाम रिसोर्सेज, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या डाटा हो, वो हमने एक सर्वर पे डाल दी। एक सिस्टम को हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और सेंट्रलाइज कंट्रोल दे दिया उस तमाम रिसोर्सेज का उस सर्वर को। यूटिलाइज फास्टर प्रोसेसर्स, ठीक है, उसके लिए हमें फास्टर प्रोसेसर्स चाहिए होंगे। सर्वर के लिए मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी, ज़्यादा डाटा होगा, और एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस भी चाहिए होंगी। एक्स्ट्रा हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए होंगी। ठीक है, फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर, फिजिकली सर्वर से कनेक्टेड होंगी डिवाइसेस सारी थ्रू केबल कनेक्शन। स्पेशलाइज्ड सेंट्री सर्वर्स भी होंगे जो बैकअप का काम दे रहे होंगे। इन केस अगर कोई अटैक हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है तो आप उन सैनिटरी सर्वर्स की तरफ इससे स्टार्ट कर सकें। डोमेन मॉडल्स, अकाउंट नेम्स, आपकी डोमेन बनी होगी, डोमेन नेम होगा, सर्वर नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क के ऊपर वो सर्वर इंस्टॉल होंगे, अकाउंट नेम होगा, पासवर्ड होगा और आपकी फायरवॉल इंस्टॉल होगी सर्वर पे, सो दैट आप वायरसेस और अटैक्स से ओवरकम कर सकें। सर्वर बेस्ड एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे पास? अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज हो गया हमारे पास? सेंट्रल सिक्योरिटी, हमें सेंट्रल सिस्टम को सिक्योर बनाना पड़ेगा, एक ही सिस्टम की सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा जो कि हमारे पास सर्वर होगा। ठीक है, देन वी हैव अकाउंट्स एक्सेस, अकाउंट बनाने पड़ेंगे हमें, उस सर्वर पे अकाउंट बनाने पड़ेंगे कि कौन कौन से क्लाइंट उससे कनेक्ट होंगे, उसको एक्सेस कौन कौन कर सकता है उस सर्वर को। सिंप्लीफाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्वर को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, उसी को मॉनिटर करना पड़ेगा। पावरफुल एफिशिएंट एक्सेस टू रिसोर्सेज, और हमने क्या किया, जो रिसोर्सेज हैं उनके एफिशिएंट एक्सेस बना दिए कि ये सारी सर्विसेज हमने सर्वर पे रख दी और जिस जिसको सर्विसेज की उन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो सर्वर से कनेक्ट करके उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। सिंगल पासवर्ड फॉर ईच यूज़र, हर यूज़र को बस एक ही पासवर्ड याद करना होगा उस सर्वर का। बेस्ट फॉर हाई यूज यूज़र नेटवर्क्स, ठीक है, जब नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो, जब यूज़ बहुत फ्रीक्वेंट हो और नेटवर्किंग पे काम करना हो तो उसके लिए सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर इज बेस्ट फिट। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? सर्वर फेलियर रिजल्ट्स इन अनयूजेबल नेटवर्क। अगेन, अगर सारा का सारा फोकस आपके सर्वर पर है, अगर आपका सर्वर फेल हो गया तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सर्वर फेलियर रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रिसोर्सेज, जब आपका सर्वर फेल हो जाएगा तो आपकी रिसोर्सेज भी क्या हो जाएंगी? लॉस हो जाएंगी। एक्सपर्ट स्टाफ टू मैनेज इंक्रीज कॉस्ट, अच्छा, इस सिस्टम को, इस आर्किटेक्चर को मैनेज करने के लिए आपको एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए होगा। ठीक है, जो जाहिर सी बात है, जब एक्सपर्ट स्टाफ को आप हायर करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। डेडिकेटेड हार्डवेयर इंक्रीजेस कॉस्ट, अब फिर आपको सर्वर को वर्क करने के लिए आपको और भी हार्डवेयर यूटिलाइज करना पड़ेगा, बैकअप प्लान भी देना पड़ेगा, पावर भी देनी पड़ेगी, सब चीज़ें। ठीक है, यूपीएस पे भी लगाना पड़ेगा उसको।
आपकी सर्वर कभी डाउन ना हो जाए, अगर लाइट वगैरह भी चली जाए उससे भी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर इंक्रीजेस कॉस्ट, आपको फायरवेयर और आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी चलाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये हमारे पास नेटवर्किंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। अच्छा, क्लास के टाइम जो है हमारे पास 9 से 11:30 तक के टाइम है, ठीक है। ऑलरेडी 9:15 9:25 पे क्लास स्टार्ट हुई है, तो मैं 1-1.5 घंटे में तो क्लास एंड करनी सकती, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक भी हो चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली जो 11:30 है, 11:30 तक तो हम जाएंगे, जो क्लास का ओरिजिनल टाइम है। और अगर किसी को लग रहा है कि हम बहुत फजूल चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम बहुत बेकार चीज़ें पढ़ रहे हैं, या रोज़ा लग रहा है जो नहीं कर सकते, तो वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, मैंने किसी को बाउंड नहीं किया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो बाकी के जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं। ये जब आप ये कोर्सेज आगे जाके पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ ये कोर्स हमारा जो ईआरपी फंडामेंटल का क्या मतलब होता है कि बाकी सब चीज़ों का बस एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू दिया जाए, ताकि आपको ये चीज़ें पता हो, इनका जनरल इंट्रोडक्शन पता हो, और एक्चुअल ये चीज़ें इम्प्लीमेंट जब आप इनके रिलेटेड कोर्सेज पढ़ेंगे तो वहाँ जाके पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्सेज आई डोंट नो ईआरपी फंडामेंट या ईआरपी डिग्री प्रोग्राम में होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स का ओवरव्यू हम यहाँ इस कोर्स में देखेंगे कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। जैसे हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, हाउ दैट डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। So data structures is basically how data is stored in memory in different patterns. So we have different structures of data, representation of data in memory. जैसे हमने एक data structure EF में भी पढ़ा है, array, ठीक है। array is a collection of data of same data type. इसी तरह हम कुछ और data structure भी इस उसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, अ डेटा आइटम्स रेफर टू अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू। अगर मैं कह रही हूँ कि एक मेरे पास स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अली, तो ये क्या है, ये डेटा आइटम है जो कि एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, तो उसका नेम है स्टूडेंट का। डेटा आइटम्स that are divided into sub items are grouped items name, those that are not are called eliminatory items id। इंफॉर्मेशन क्या है, उस डेटा जो हमारे पास इंडिविजुअल सेट ऑफ डेटा है, जब हम उनको मर्ज करेंगे तो वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अली, फिर मैं कह रही हूँ ग्रेड इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एक पूरा सेट बनाऊँ तो अलग अलग डेटा को जब मैं एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूँ, दैट वुड बी एन इंफॉर्मेशन। व्हेन डेटा इज प्रोसेस, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो डेटा क्या बन जाता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाता है। मीनिंगफुल और प्रोसेस डेटा, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, सो दैट डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये टॉपिक वैसे डेटा स्ट्रक्चर का इंटरेस्टिंग है, अब आई डोंट नो कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं लगता। In computer science, a data structure is a particular way of storing and organizing data in a computer's memory so that it can be used efficiently. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स हमें ये बता रहे हैं कि हाउ कैन वी स्टोर डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी सो दैट हम उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा, हम उसी डेटा को उसके टाइप के अकॉर्डिंगली उसी स्ट्रक्चर में स्टोर करवाएंगे। अब एफिशिएंसी के क्या मीनिंग है, एफिशिएंसी मीन्स कम सीपीयू टाइम यूजेज, सीपीयू का टाइम कम से कम लगे और कम से कम टाइम में हमें जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे। मेमोरी यूजेज, मेमोरी बेस्ट यूटिलाइज हो, ऐसा ना हो कि मेमोरी का वेस्ट बहुत ज़्यादा हो। डिस्क यूजेज, अगर हार्ड ड्राइव पे डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसका यूजेज भी बेटर हो, ऐसा ना हो कि हमारी स्पेस वेस्ट हो। नेटवर्क यूजेज, अगर हम नेटवर्क पे चला रहे हैं उस एप्लीकेशन को ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट, तो तब भी हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते, सो दैट कम्स अंडर द एफिशिएंसी। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सो दैट वी कैन अचीव दिस एफिशिएंसी, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी
पीएफ में पढ़ चुके हैं, इंटीजर, फ्लोट, रियल मींस पॉइंट में जो नंबर होते हैं, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड पॉइंटर डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, ये सब जो हम पीएफ में पढ़ चुके हैं, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मींस टाइप्स ऑफ डेटा जिसमें डेटा कैन बी स्टोर्ड। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दो फर्दर क्लासिफिकेशन हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर मींस एरे, स्टैक, क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट। एरे हम ऑलरेडी ओवरव्यू ऑफ पीएफ में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। एरेज हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज हैं एंड लिंक्ड लिस्ट हैं। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज और ग्राफ हैं। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। Linear data structures, every item is related to its previous and next item। यहाँ पे item एक दूसरे से connected है, previous और next। जबकि नॉन लीनियर में every item is attached with many other items। जैसे मैं अगर ट्री की बात करूँ तो एक ट्री की मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं। So when we have multiple branches of a tree, so it means it's a non-linear structure। Linear data structure, data is arranged in linear sequence। Linear means sequential order। एक सीक्वेंस है डाटा की, जैसे कि पहले A है, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। जबकि नॉन लीनियर में डाटा की कोई सीक्वेंस नहीं है। A के बाद F भी आ सकता है, A के साथ G भी कनेक्ट हो सकता है, तो कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डाटा कैन बी ट्रैवर्स इन अ सिंगल रन। सिंगल रन में हमारे पास डाटा ट्रैवर्स हो सकता है। सिंगल रन मीन्स अगर मैं कह रही हूँ एरे है और उसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैं एक ही वे में उनके 5 एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकती हूँ। मीन्स 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स एक ही सिंगल गो में मैं विजिट कर सकती हूँ। ट्रैवर्स का मतलब होता है विजिट। जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आप एक वे में डाटा ट्रैवर्स नहीं कर सकते। अगर मैं कह रही हूँ नोड ए है, उसकी 2 चाइल्ड नोड्स हैं बी और सी, तो आप सिंगल रन में कभी भी रन नहीं कर सकते। ए से बी पर आएंगे, बी से फिर आपको ए पे जाना पड़ेगा सी पे आने के लिए। तो एक ही सिंगल गो में आप सारे एलिमेंट्स को विजिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स इज ट्री एंड ग्राफ। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन आसान है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है। डाटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस हमारे पास क्या है, मींस हम जो डाटा यूज कर रहे हैं उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग, विजिटिंग, यानी कि व्यूइंग ईच एलिमेंट एट लीस्ट वन। सर्चिंग, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है हमने अपने डाटा पे, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है। और उसके अलावा दो अलग स्पेशल हमारे पास ऑपरेशन है, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। सॉर्टिंग मींस किसी ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मर्जिंग मींस कि दो एरेस को हमने मर्ज कर दिया। मैं ये सारी चीजें अभी एरे की एग्जांपल्स की दे रही हूँ क्योंकि एरे का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ ट्रैवर्सिंग मींस विजिटिंग एन एरे, कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक एरे है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर स्टोर हैं, तो वो सारे नंबर्स को मैं एक दफ़ा अगर प्रिंट करवा दूंगी तो दैट इज ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। ट्रैवर्सिंग मीन विजिटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स एट लीस्ट वन। सर्चिंग, अब 1 से लेकर 10 तक मेरे पास वैल्यूज है, अब मैं सर्च कर रही हूँ कि इसमें 5 है या नहीं है, तो वो 1 बाय 1 एरे के एलिमेंट्स को सर्च करेगा और मुझे बताएगा कि उसमें जो है वो सर्चिंग वो एलिमेंट है या नहीं। इंसर्टिंग, एरे में मैं कह रही हूँ कि एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दो। डिलीट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट कर दो। अब एरे में एलिमेंट्स है, मैं कह रही हूँ उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। मर्जिंग, दो अलग अलग एरे हैं उनको मर्ज करके एक थर्ड एरे बना दो। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एरे, एरे क्या है हमारे पास, कंटिग्यूअस एरिया ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल साइज एलिमेंट इंडेक्स बाय कॉन्टिग्यूअस इंटीजर। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। अ लीनियर एरे इज अ लिस्ट ऑफ अ फिनाइट नंबर जिसका साइज पहले से डिफाइन हो, ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। होमोजेनियस मींस एक जैसे, जिसकी सेम डेटा टाइप हो, such that the elements of the array are referenced respectively by an index consisting of n consecutive numbers। हम एरे के एलिमेंट्स को रेफर कैसे करेंगे, इंडेक्स से, क्योंकि नेम तो सेम होगा वेरिएबल का, इट कैन बी रेफर्ड थ्रू इट इंडेक्स। The elements of array are stored respectively in successive memory location। Successive memory location means एक के बाद एक, like this।
ये एरे का लेआउट है। एरे सेल्स आर कॉन्टिग्यूअस इन कंप्यूटर मेमोरी, द मेमोरी कैन बी थॉट ऑफ एन एरे। ठीक है, ये मेमोरी क्या है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट मेमोरी के फर्स्ट स्लॉट पे, सेकंड एलिमेंट नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। और एरे का इंडेक्स हमेशा 0th पोजीशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, वापस आते हैं। द नंबर n ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अ साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, हम एरे की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे एरे की अपर बाउंड है 5, लोअर बाउंड है 0, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, एरे की लेंथ कैसे निकलेगी, 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यानी कि मेरे एरे में 6 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन से इंडेक्स पे होगा, 0 पे। सेकंड एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, 1 पे, एंड सो ऑन। जो मेरे पास लास्ट एलिमेंट होगा 6 वाला, वो कौन से एलिमेंट एट इंडेक्स 5। ठीक है, थर्ड वाला 2 पे होगा, फोर्थ वाला 3 पे होगा, 5 वाला 4 पे होगा और 6 एलिमेंट 5 पे होगा। तो ये किस तरीके से एरे को बनाएगा, 0 1 2 3 4 5, 0 से इंडेक्स स्टार्ट करेगा और 6 मेरे पास एरे का साइज कितना निकला है, 6। इसी तरह अगर साइज गिवन हो तो हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं, n-1, जो मैंने आपको कल भी बताया था। कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एरे का साइज 5 है, यानी कि मैं 5 एरे स्टोर कर सकती हूँ, उसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकती हूँ, तो मैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे निकाल सकती हूँ, मीन्स इंडेक्स की वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर होगा, 0 पे हमेशा, और अपर बाउंड क्या होगा, n-1। तो 5 माइनस 1 4, अगर 5 एलिमेंट है तो 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सेस इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल दिए, लेट डेटा बी अ 4 एलिमेंट लीनियर एरे ऑफ इंटीजर सच दैट। ठीक है, हमारे पास एरे का नाम क्या है, डेटा। ठीक है, इंटीजर्स इसमें स्टोर हो रहा है। ठीक है, सो 4 है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट होगी और अपर बाउंड n-1, 4 माइनस 1 3। फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजीशन पे है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होगा 56। सेकंड, ये हमने हार्ड कोड की है वैल्यूज, आप चाहें तो आप कोई और वैल्यूज भी दे सकते हैं, 10 20 30 40 1 2 3 4 व्हाटएवर यू वांट, लेकिन इंटीजर डेटा टाइप की है। ठीक है, तो ये मेमोरी में कैसे जाके स्टोर होगा, डेटा का नाम होगा 0 1 2 3, और ये वैल्यूज इस इंडेक्सेस के साथ 247 56 पोजीशन 1 पे, 249 पोजीशन 2 पे एंड 87 पोजीशन 3 पे। ठीक है, अब मुझे अगर रेफर करना है ये वाला वैल्यू, तो मैं कैसे करूंगी, डेटा ऑफ 2, यानी कि एरे डेटा के नाम पे जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे लाके दिखाओ, तो वो इसको रिट्रीव करेगा। तो ये इंडेक्सेस, क्योंकि नाम तो सेम ही है डेटा सबका, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, लेकिन हर डेटा का अलग अलग इंडेक्स है, और वो इंडेक्स के थ्रू मेमोरी से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। बिल्कुल, यूजर से भी ले सकते हैं। यूजर से कैसे लेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, जैसे यहाँ पे हार्ड कोड की हुई है वैल्यूज, आप चाहें अगर कोड करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर देंगे कन्वर्ट डॉट टू इन 32 ब्रैकेट में कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरह कन्वर्ट डॉट टू इन 32, तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, फिर जो रन टाइम पे वैल्यू यूजर इनपुट देगा मेमोरी में वही वैल्यूज स्टोर होंगी। ठीक है, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। ये एग्जाम्पल कैसे, अच्छा, एरे को रिट्रीव करने के लिए हम डायरेक्ट एरे के एलिमेंट्स पे भी बात कर सकते हैं, जैसे एक्स ऑफ 0 प्रिंट हो, एक्स ऑफ जे प्रिंट हो, जो एरे का नाम है, और हम लूप भी यूज कर सकते हैं, लूप यूज करना इज अ बेटर वे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर की इन x6, एरे का नाम क्या रखा मैंने, 6 x, सॉरी
x इज द नेम ऑफ एरे एंड 6 इज द साइज ऑफ एरे, यानी कि इस एरे में मैं 6 एलिमेंट स्टोर करूंगी। फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजीशन से और लास्ट एलिमेंट 5th पोजीशन पे होगा। सो 0 से 6 मेरे पास 5 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ये इंट x ऑफ 6 मैंने एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर डेटा टाइप का। नेम ऑफ एरे इज x और साइज ऑफ एन एरे इज 6। मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया j, जो कि इंडेक्सेस पे काम, एरे के इंडेक्सेस के लिए काम करेगा। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर j इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इंट j मैंने डिक्लेयर किया है उसको 0 से चलाओ। और 0 से चलाने कहाँ तक चलाओ, लेस देन 6, जब तक वो 6 से छोटा नहीं हो जाता। तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक 6 एलिमेंट्स हो गए। और इस एरे के भी मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं। मैंने जैसे इन 6 कर दिया तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाके मेरे पास एक इस तरीके का आर्किटेक्चर बना देगा, लाइक दिस इंट x6। ठीक है, कैसे बनाएगा, ये मेमोरी में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा और यहाँ पे जाके मेरे पास क्या करेगा, 1 2, ये आपकी कल की क्लास के लिए भी हेल्पफुल होगा। कल भी हमें एरे ही पढ़ना है। 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज करते हुए ये फर्स्ट लाइन के बाद मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट लाइन के बाद क्या होगा। ये मेरे पास 0th पोजीशन है, ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। ठीक है, हो गए 6 एलिमेंट। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है j, और मैं कह रही हूँ फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 6, j प्लस प्लस। फर्स्ट टाइम चलेगा j की वैल्यू 0 के लिए, चेक करेगा कि क्या 0 लेस देन 6 है। यस, कंडीशन इज ट्रू। x ऑफ j, j अभी क्या है, 0 है। x ऑफ 0 पे क्या कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय j। तो j की वैल्यू 0 है और x ऑफ j, यानी कि x ऑफ j, x ऑफ 0 पे क्या लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय j। j क्या हो गया, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब हम ये वैल्यू रखते हैं। फिर j प्लस प्लस, j की वैल्यू 0 थी, j 1 हो गया। अब चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 6 है। यस, दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू। नीचे आओ, x ऑफ j, x ऑफ 1 क्या रखो, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय j। यानी कि अब नेक्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे है 1 वाला, उसकी क्या वैल्यू रखो, 2 मल्टीप्लाई बाय j। j की वैल्यू अब 1 हो गई, 2 1 2 2, ये वैल्यू हम रख रहे हैं। इसी तरह दोबारा ऊपर जाओ, x की j की वैल्यू अब 1 थी, अब 1 प्लस प्लस 2 हो गई। 2 इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू। x ऑफ j, यानी कि x ऑफ 2, x ऑफ 2 ये वाला एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या कर दो, इज इक्वल टू 2 ऑफ j। 2 मल्टीप्लाई बाय j, अब क्या हो गई, j की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब 1 थी, अब 2 हो गई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये मेरे पास 4 हो गई। इसी तरह 1 बाय 1 ये एरे के तमाम एलिमेंट्स को वैल्यू दे देगा। आप ये भी कर सकते हैं, आप यूजर से इनपुट लें। यूजर से कैसे इनपुट लेंगे, अगर मैं इसको एडिट कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसको अगर एडिट कर देती हूँ तो हम यहाँ पे कर देते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब ये क्या करेगा, ये हर दफा यूजर से इनपुट लेता रहेगा और यूजर जो वैल्यू इनपुट देता रहेगा 6 दफा इनपुट लेगा ये, 0 से लेकर 5 तक। जब j की वैल्यू 0 होगी, यूजर से इनपुट लेगा और यूजर जो इनपुट देगा वो x ऑफ j में रख देगा, यानी कि x ऑफ 0 में यूजर ने जो इनपुट दिया वो यहाँ रख देगा। फिर j में इंक्रीमेंट करेगा, x ऑफ 1 यूजर से इनपुट लेगा, यूजर जो इनपुट देगा उसको x ऑफ 1 में रख देगा, यानी कि यहाँ पे। तो 1 बाय 1 यूजर से इनपुट लेता रहेगा। अब इट्स अप टू यू कि आप फॉर लूप के अंदर क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा रहे हैं। आप कैलकुलेशन पे वैल्यू सेट करवा रहे हैं एरे की, या आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर मेमोरी का यूज हो रहा होता है। वन डायमेंशनल एरे, लीनियर एरे, फिनाइट कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, लोअर बाउंड एंड अपर डाउन।
अपर बाउंड। वन डायमेंशन एरे 1D, या तो हॉरिजॉन्टल एरे या तो वर्टिकल एरे, लेकिन एक ही डायमेंशन है। अगर हमने इंसर्ट या डिलीट करना है लीनियर एरे में, ठीक है, लेट ए बी द डेटा एलिमेंट इन मेमोरी। लेट सपोज कि हमारे पास एक डेटा एलिमेंट मेमोरी में है ए। इंसर्टिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग अनदर एलिमेंट टू द कलेक्शन ए। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक एरे है जिसका नाम है ए, अब मुझे उसमें इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ऑप्शन ऑफ इंसर्शन, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ अ लीनियर एरे। अच्छा, अब हमारे पास जब एरे में इंसर्शन करने के तीन पॉसिबल वे हो सकते हैं। एक तो ये कि हम स्टार्ट ऑफ एरे इंसर्ट करें, सेकंड ये कि हम एरे के एंड में एलिमेंट इंसर्ट करें, और एक लास्ट है कि हम इन बिटवीन करें। तो अगर हम एंड में ऐड करेंगे एरे के, तो क्या होगा? इजी टास्क है, विदाउट एनी प्रॉब्लम हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास एक एरे है और मुझे इसमें इंसर्ट करना है पोजीशन 6 पे एक एलिमेंट। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये एक एरे है ए और मुझे इसकी इस पोजीशन पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्शन आसान होगी, डायरेक्ट यहाँ पे जो मैंने इंसर्ट करना है इंसर्ट हो जाएगा। बट लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे इस लोकेशन पे इंसर्ट करना है 4 पे, तो 4 पे ऑलरेडी 9 है, तो 4 पे नया एलिमेंट इंसर्ट होगा, 9 एक पोजीशन डाउनवर्ड जाएगा, 7 भी डाउनवर्ड जाएगा। तो अगर हम इन बिटवीन एंड करते हैं, ऐड करते हैं कोई एलिमेंट, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे मैं ऐड करना चाह रही हूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ ये एरे है और मुझे इस एरे की फर्स्ट पोजीशन पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैं अपडेट नहीं कर रही, मैं एडिट नहीं कर रही, मैं इंसर्ट करवा रही हूँ। तो जब मैं इंसर्ट करवा रही हूँ तो ये बाकी वाले सब एक एक पोजीशन डाउनवर्ड जाएंगे, 7 वाला यहाँ आ जाएगा, 9 वाला इसकी पोजीशन पे जाएगा, 8 वाला यहाँ जाएगा, 6 वाला यहाँ जाएगा, 2 वाला यहाँ मूव होगा, और जो नया कैरेक्टर मैंने इंसर्ट करना है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो एरे पे इंसर्शन अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे कराएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट है, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स को एक एक पोजीशन ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर मैं एट द एंड ऑफ एरे इंसर्शन करवा रही हूँ तो इसमें इजीली इंसर्ट हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को अपनी पोजीशन चेंज करनी नहीं पड़ेगी। और अगर मैं इन बिटवीन करवा रही हूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे 8 की जगह 8 पे एक और पोजीशन 3 पे एक एलिमेंट, 8 के अलावा कोई और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो क्या होगा? 3 पे ऑलरेडी 8 है, तो मैं 8 को रिमूव नहीं करी, इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट का मतलब क्या है? एक और चीज ऐड हो जाए। तो ऐड करने के लिए 7 को यहाँ आना पड़ेगा, 9 को यहाँ आना पड़ेगा, 8 को यहाँ आना पड़ेगा, तभी ये स्पेस एम्प्टी होगी और जो नया एलिमेंट मैंने इंसर्ट करना है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इन बिटवीन एरे में इंसर्शन करेंगे तो इन बिटवीन इंसर्शन हमारे पास एरे में क्या होगी? टाइम कंज्यूमिंग होगी, बट लेट टाइम कंज्यूमिंग होगी एज कम्पेयर टू इंसर्शन एट फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह डिलीशन में भी यही होगा। डिलीशन करने के लिए अगर मैं लास्ट वाले को डिलीट करूंगी तो ये इजीली डिलीट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग एनी इंडेक्स ऑफ एरे। लेकिन अगर मैं इन बिटवीन करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये वाला 8 डिलीट हो जाए, तो फिर इसके लिए 8 डिलीट होगा, 9 को एक पोजीशन बैकवर्ड आना पड़ेगा, 1 को भी बैकवर्ड आना पड़ेगा। और अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डिलीट करवाना चाहूंगी एरे से, इसको डिलीट कर दो तो ये डिलीट हो जाएगा, 6 बैकवर्ड आएगा, 8 बैकवर्ड आएगा, 9 बैकवर्ड आएगा, 1 बैकवर्ड आएगा, यानी कि एरे के तमाम एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन पीछे जाना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग होगा। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अभी तो मीटिंग एंड होने में टाइम है ना। जी क्लास, कोई क्वेश्चन है? अटेंडेंस और क्लास का बैंड होगी इसके अलावा। अच्छा, कल वाली क्लास मंडे को तो नहीं हो सकती, लेकिन ट्यूसडे को फर्स्ट स्लॉट में हो सकती है। ट्यूसडे को फर्स्ट स्लॉट हो सकती है या वेडनेसडे को भी फर्स्ट स्लॉट हो सकती है।
जी रवि। मिस ट्यूसडे को भी हो या वेडनेसडे, जब भी हो, बस संडे को अगर थोड़ा सा ना हो तो ज्यादा बेहतर है मिस। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है रवि, थोड़ा सा लाउड बोलो। मिस मैं कह रहा हूँ बेशक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन रख लें एक्सेप्ट संडे। लेकिन बेटा वो देखना पड़ता है ना कि बच्चों का क्लैश ना आ रहा हो। अगर किसी भी एक भी स्टूडेंट की कोई और क्लास है तो क्लैश के साथ क्लास हम रख नहीं सकते। अच्छा मिस ये अगर देख प्रॉब्लम लीजिए है। अगर पॉसिबल हो तो बहुत इसीलिए अच्छा तो हो मैं जाएगा। पूछ रही हूँ कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को फर्स्ट स्लॉट में पॉसिबल है। हाँ तो मिस अभी मैं अगर हम लोग मशवरा करके बता दे तो वो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म। मेरा जो है ना नंबर बंद हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, मेरा मोबाइल ऑफ हुआ हुआ है, तो आप कैसे बताओगे मुझे? मैं मैसेज छोड़ दूंगा आपको, जो भी डिस्कशन होगी आप जब भी चार्ज हो आप देख लीजिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा फिर हमें। ऐसा कर लो या तो। ठीक है मिस, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सही है। ट्यूसडे या वेडनेसडे? ठीक है, वो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके मुझे बता दीजिएगा कि कल वाली स्लॉट ट्यूसडे या वेडनेसडे। कल की फर्स्ट स्लॉट, ट्यूसडे की फर्स्ट स्लॉट, या फिर वेडनेसडे की फर्स्ट स्लॉट। ठीक है, देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे एक से ज्यादा डायमेंशन। अभी तो हमने 1D एरे पढ़ी, एदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड थ्री डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरेज में टेबुलर फॉर्म जिसमें रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, रॉज एंड कॉलम्स, जैसे हमने नेस्टेड फॉर लूप में देखा था। इसी तरह मैट्रिसेस, मैट्रिक में हमने मैट्रिसेस पढ़े थे जिसमें रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट था। इसी तरह थ्री डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे के लिए हमें दो लूप्स चाहिए होंगी, नेस्टेड लूप्स। थ्री डायमेंशनल एरे के लिए हमें थ्री लूप्स चाहिए होंगे। और थ्री डायमेंशनल एरेज में हमारे पास क्यूब्स आ रहे होते हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जिसमें होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स, और उससे ज्यादा भी डायमेंशन हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल एरेज, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। यूजेस क्या है? स्टोरिंग अ टेबल ऑफ डेटा, नॉट द ओनली वे। ठीक है, आप टेबल ऑफ डेटा, आप डेटा टेबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप 2D एरे यूज कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ मैट्रिसेस प्रोसेसिंग। ठीक है, मैट्रिक्स की प्रोसेसिंग के लिए, जैसे 2D एरे रियली इज अ मैट्रिक्स, टू डायमेंशन एरे इटसेल्फ एक मैट्रिक्स ही होता है, समटाइम्स कॉल्ड मैट्रिक्स एरे। टू डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स एरेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की, इट इज लिंक्ड लिस्ट। जैसे एरे में हमने देखा है एरे सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल मींस मेमोरी में एरे का नेक्स्ट एलिमेंट उसके फौरन बाद है, नेक्स्ट एलिमेंट उसके फौरन बाद है, सीक्वेंशियल ऑर्डर है। लिंक लिस्ट भी लीनियर है, बट क्या है, स्कैटर्ड मेमोरी लोकेशन में पड़ी है, यानी कि एक नोड के बाद दूसरी नोड जरूरी नहीं है उसके फौरन बाद हो, मेमोरी में कहीं भी पड़ी है। अब कहीं भी पड़ी है तो उसको आप लिंक कैसे करेंगे? थ्रू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। जैसे कि लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर्स। आप पॉइंटर्स के थ्रू उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एम्प्टी लिस्ट और नल लिस्ट। ठीक है, हर लिस्ट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फर्स्ट नोड है हेडर नोड, जिसका एड्रेस है 23145। ठीक है, जो नेक्स्ट नोड है जिसमें डेटा पड़ा है, विच इज नेम, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम, ये कहाँ से आ रही है? इसमें एड्रेस है प्रीवियस नोड का 23145, कि ये नोड कनेक्टेड है प्रीवियस नोड 23145 से, जो हेडर नोड है, इनिशियल नोड है, स्टार्टिंग नोड है। और ये कनेक्टेड है, ये वाली नोड, इसके बाद जो नेक्स्ट नोड है जो मेमोरी के नेक्स्ट एड्रेस पे कहीं पड़ी है, वो किससे कनेक्टेड है? 45319। तो ये 45319 इज द नेक्स्ट एड्रेस। तो यहाँ पे आप जो लिस्ट है, जो नोड्स हैं, उसको आप कनेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू देयर एड्रेसेस, थ्रू देयर मेमोरी एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस और नेक्स्ट एड्रेस। क्योंकि एरे में एड्रेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एरे में
तमाम एलिमेंट्स एक के बाद एक पोजीशन पे मेमोरी के स्टोर्ड होते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में पूरी लिस्ट अलग अलग मेमोरी एरिया में लोकेटेड है। एक अगर एड्रेस 100 पे, दूसरी हो सकता है 50 पे, थर्ड हो सकता है 200 पर हो, फोर्थ हो सकता है 80 पे हो। तो आप इन अलग अलग नोड्स को लिंक कैसे करेंगे? थ्रू देयर मेमोरी एड्रेसेस विद देयर ओरिजिनल डेटा एज वेल। सो लिस्ट आपकी दो पोर्शन में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज एड्रेस डेटा एंड सेकंड वन इज एड्रेस ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये 45319.2 नेक्स्ट नोड ये बता रहा है कि 4531 इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो ये एड्रेस है 45319 जहां पे ये नेक्स्ट नोड पड़ी है जिसमें ये डेटा है। तो ये हम पॉइंट आउट कर रहे हैं थ्रू पॉइंटर्स। फिर हमने कहा ये जो नोड है जो एड्रेस 45319 पे है, ये किससे लिंक कर रही है? जो कि नेक्स्ट नोड जो कि एड्रेस 22334 पे है। तो ये फौरन कहाँ चला जाएगा? मेमोरी के एड्रेस 22334 पे। और इस पे एक और डेटा, एक और नोड है, और ये नोड किससे कनेक्ट है? एक और एड्रेस जो 66744 66744 पे एक और नोड है। अब यहाँ पे नल हो गया, इट मींस एंड ऑफ द लिस्ट। अब ये नोड यहाँ पे एंड हो गई क्योंकि ये किसी और लिंक से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। अच्छा, लिंक लिस्ट को फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर और डिटेल में देखेंगे जो हमारी थर्सडे को होगी। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दे दूंगी। जब तक मीनवाइल प्लीज एक काम ये कीजिएगा कि ये स्लाइड मैं आपके एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी, इसको जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। गो थ्रू करने से ये होगा कि कुछ चीजें आपको पता होंगी, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी तो वो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इन स्लाइड्स को एक दफा जरा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको ना समझ सकें, बहुत आसान है। बस इसमें ये जो सर्च वर्च है इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूंगी, बाकी ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको ना समझ सकें या ना कर सकें। ठीक है जी, अभी हो गया फाइनल? जी मिस, ट्यूसडे फर्स्ट स्लॉट फाइनल हुई है। ट्यूसडे फर्स्ट स्लॉट फाइनल हो गई। ठीक है, ट्यूसडे यस फर्स्ट मिस, स्लॉट 9 to 11:30। डन। ठीक है, ईआरपी की लास्ट क्लास नेक्स्ट थर्सडे को होगी। नेक्स्ट वीक लास्ट क्लासेस हैं, उसके बाद कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि 26 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइड मैं अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई और सवाल अटेंडेंस के अलावा? अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं ये करना चाह रही थी आपकी ईआरपी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि ईआरपी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप मुझे सिर्फ सबमिट करवाएंगे एलएमएस पे, और उसकी प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई है उसको आप वर्ड पे कॉपी प्रेजेंटेशन भी मुझे सेंड कर दीजिएगा। वो प्रेजेंटेशन आपकी असाइनमेंट 3 हो जाएगी। ठीक है, उसको ऐसे क्लास में आपने जो है वो प्रेजेंट नहीं करना। ठीक है, दो चीजें आपने सबमिट करवानी है, दोनों चीजें बस सबमिट करवानी है। एक आपने सबमिट करवानी है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो वर्ड फॉर्मेट में होगी, और एक चीज आपने मुझे सबमिट करवानी है आपकी प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई है अपनी रिपोर्ट को देखकर। ठीक है, ये दो चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ अपलोड करनी है बस। और अपलोड आप कब करेंगे? वेडनेसडे को। वेडनेसडे तक लास्ट डेट है आपके पास। ठीक है, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट नहीं करना, पीपीटी भी अपलोड करनी है। नहीं नहीं, हर ग्रुप का एक मेंबर अपलोड करेगा। हर ग्रुप का कोई एक मेंबर अपलोड करेगा, सब के सब नहीं करेंगे। एलएमएस पे करेंगे, मैं फोल्डर एलएमएस पे बना दूंगी। जी जी बेटा, प्रेजेंटेशन का एक अलग फोल्डर बनाऊंगी और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक अलग फोल्डर बनाऊंगी। प्रेजेंटेशन के फोल्डर पे सबमिट करिएगा, और रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट का जो फोल्डर बनेगा उसमें बनेगा। एसएच प्रेजेंटेशन प्रेजेंट नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, क्लास एंड हो जाएगी। अटेंडेंस में आपकी ये जो कोर्स लॉग है उस लॉग से देख के मार्क कर दूंगी। प्रोजेक्ट पीएफ की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी। पीएफ की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की डेट मैं दे चुकी हूँ, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, कमिंग फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। जो लिस्ट इब्राहिम ने मुझे सेंड की है उसकी स्केजुलिंग करके मैं सेंड कर दूंगी। पीएफ की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन तो होगी। ठीक है, 23rd, 24th एंड 25th अप्रैल
पीएफ की प्रोजेक्ट इवेल्युएशन की डेट है। आप लोग कंफ्यूज क्यों